हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। वो है कि 11th क्लास का है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स ये है कि थर्मोडायनामिक्स क्या होती है। थर्मोडायनामिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में हीट और टेम्परेचर इनके बारे में स्टडी करते हैं और उनका इंटरनल कन्वर्जन उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स से एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स तो यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक स्टार्टिंग करते हैं वहाँ से। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि जैसे कोई सिस्टम है, उसमें कोई गैस है, उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और ऐसे इंटरनल एनर्जी ईटीसी बहुत सारे हैं। तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं होते हैं तो उस सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इन दिस थर्मोडायनामिक्स द सिस्टम विच इज डू नॉट चेंज विद द characterizes of the system which is pressure, volume, temperature which is not the change with the time is called the thermal equilibrium system. Okay, so thermal equilibrium system. उसके बाद ये कि सिस्टम कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तो सिस्टम 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। तो पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम। दूसरा ओपन सिस्टम ये होता है कि जिसमें हीट एंड मास दोनों का एक्सचेंज हो जाए। और क्लोज सिस्टम जिसमें हीट का एक्सचेंज हो जाए और मास का नहीं हो। तो ऐसे जैसे कोई सिस्टम है, तो यहाँ से कोई हीट एनर्जी इसको दी और यहाँ से निकल गई, थोड़ी सी इसको दी, थोड़ी सी निकल गई। और ऐसे मास है, यहाँ से गया, अगर यहाँ से निकलता है, जैसे मतलब इस सिस्टम का कोई मास है, तो अगर मास कम हो रहा है और हीट भी चेंज हो रही है तो उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। और अगर हीट ही चेंज हो रही है और मास चेंज नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम। ओके, उसके बाद होता है थर्ड आइसोथर्मल सिस्टम। आइसोथर्मल सिस्टम में क्या होता है, हीट एंड मास दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है। और ऐसा सिस्टम होता है जैसे जो थर्मस होता है उसमें गर्म चाय भर देते हैं तो थोड़े समय के लिए वो वहीं पे मतलब वो गर्म ही रहती है। तो वो वाला सिस्टम को अपन आइसोथर्मल सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो जो हीट है वो इस सिस्टम से निकल रही है, तो कहाँ से होकर निकल रही है, वो है बॉल। जो अब आपको पता है कि जैसे यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ओके, सो सिस्टम और ये सराउंडिंग है, टोटल इसको मिला के बोलते हैं यूनिवर्स। तो ये जो हीट है वो सिस्टम से यूनिवर्स सॉरी सराउंडिंग में, और सराउंडिंग से हीट है वो सिस्टम में एक्सचेंज होती है। तो जो एक्सचेंज होती है वो इस वॉल्स के थ्रू होती है। तो इन वॉल्स को भी मतलब इसके भी टाइप होते हैं, तो वो टाइप देख लेते हैं। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग।
वॉल होती है तो पहली होती है एडियाबेटिक वॉल। हीट can't be transferred okay in the system। और सेकंड वॉल होती है डायथर्मिक। इसमें हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इन सिस्टम, I mean with system with surrounding or surrounding with system। ओके, तो ये वॉल होती है, जैसे कोई सिस्टम है तो जो ये वॉल है ये एडियाबेटिक और डायथर्मिक उसके ऊपर डिपेंड करता है हीट का ट्रांसफर। ओके, सो उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जीरो लो। अब थर्मोडायनामिक्स में क्या है, थर्मोडायनामिक्स लॉज पे चलती है। कुछ लॉज हैं जिसके थ्रू अपन थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते हैं। तो पहला लॉ आता है जीरो लॉज। अब जीरो लॉज क्या होता है? जीरो लॉज in the thermodynamics the concept of the temperature is the zero laws। ओके, सो टेम्परेचर का क्या कंसेप्ट है इस लॉ में वो देख लेते हैं। तो जैसे कि एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट if two system are in thermal equilibrium with the third system, then those system are also be in thermal equilibrium। ओके, सो जैसे कि कोई सिस्टम ए है, ओके, और ये सिस्टम बी है और ये कोई वॉल है, जैसे एडियाबेटिक वॉल। ओके, यहाँ पे भी एक वॉल बना देते हैं। ये वॉल है डायथर्मिक वॉल। तो एनर्जी हीट का एक्सचेंज होगा, इसका भी इसके साथ होगा क्योंकि यहाँ पे डायथर्मिक वॉल है। तो इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये ए एंड बी दोनों कंटेनर भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो कंसेप्ट ऑफ द टेम्परेचर इन जीरो बेसिस ऑन द concept of the temperature is the zero laws। So temperature of A is equal to temperature C, or temperature of B system is equal to temperature of C system। Then temperature of A system is equal to temperature of B system, also be in thermal equilibrium। सो जीरो लॉस ये होता है। ओके, सो और अगर सपोज जैसे कि मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके, सो अगर जैसे कि ये है, ये एडियाबेटिक वॉल है, तो ये है डायथर्मिक वॉल। ओके, सो ये अभी ये सिस्टम है, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये ए एंड बी ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, सो टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम और टेम्परेचर ऑफ बी सिस्टम will be
इन इक्विलिब्रियम। ओके, सो ये है जीरोथ लॉज। अब जीरोथ लॉज के बाद होता है टेम्परेचर। क्या होता है? आई मीन टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी which measure the kinetic energy of the ideal gas। ideal gas आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो the measurement of the kinetic energy of the ideal gas is called the temperature। ओके, सो अब उसके बाद है कि नया टॉपिक होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी जैसे कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में बॉन्ड होता है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है। तो जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से उनकी एनर्जी भी है। तो जो पूरा सिस्टम है, जो पूरे सिस्टम की एक एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को एक इंटरनल है, उस एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि कोई सिस्टम है, ये मॉलिक्यूल है, तो इनमें बॉन्ड है, जैसे यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, तो इनकी एक एनर्जी है जिसको अपन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो इंटरनल एनर्जी है तो वो किसकी वजह से है, मतलब क्यों है, तो वो चीज़ है। तो क्या है कि जैसे कोई ये मॉलिक्यूल है, तो अब काइनेटिक एनर्जी है। अब ये कौन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज द टोटल इंटरनल एनर्जी इज द internal kinetic energy of the molecule, internal molecule, and the interpotential energy of the configuration molecule। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो इसको इनकी एक पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे ही अगर जैसे कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल, ट्रांसलेशन एंड वाइब्रेशनल। सो अगर कोई ये मॉलिक्यूल है, वाइब्रेट होते हैं, रोटेट होते हैं, तो इसकी वजह से एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी किस वजह से? इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू यू के प्लस यू पी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी is due to the internal kinetic energy and the internal potential energy, okay, due to motion and due to the configuration of the molecule। okay, so next है कि internal energy of the ideal gas। अब ideal gas किसी भी थर्मोडाइनमिक्स में स्टडी करनी है गैस के बारे में, तो किसी गैस को एक पर्टिकुलर एक आइडियल मानना पड़ता है। इसी के बेसिस पे फिर उसकी स्टडी करते हैं आगे के। तो उसको एक गैस को आइडियल मानते हैं जिसकी इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस। ओके, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। तो अब इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस, तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरनल मॉलिक्यूल है, इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इनकी वजह से तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको जीरो मान लेते हैं। तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी आई वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रही है। ओके, सो the internal energy of the ideal gas is due to the internal kinetic energy। ओके, उसके बाद है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द रियल गैस। ओके, सो रियल गैस,
रियल गैस के लिए कि जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको अपन नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, उसकी थोड़े ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसकी वजह से वही सेम यू के प्लस यू पी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल इंटरनल एनर्जी। ओके, उसके बाद है कि हीट क्या होती है। अब आपने इससे पहले का एक चैप्टर पढ़ा होगा हीट, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हीट क्या होती है। फिर भी मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे हीट क्या होती है। हीट एनर्जी की एक फॉर्म होती है। ओके, तो हीट हायर टेम्परेचर बॉडी टू हीट इज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। ओके, तो ये है। अब इसके बाद है कि जो वर्क डन आता है, एक वर्क होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, तो वर्क अब ये है कि वर्क कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स में कैसे गैस वर्क करती है। तो एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आसानी से अपन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक पिस्टन है, यहाँ पे प्रेशर दाब लग रहा है और ये एक गैस है। ओके, सो अब सपोज जैसे कि वॉल्यूम वी इनिशियल यहाँ था, पिस्टन जैसे कि अगर गैस वर्क करती है तो वर्क करने के बाद इसका फाइनल वॉल्यूम हो जाता है जैसे कि वी फाइनल। ओके, तो यहाँ से गैस यहाँ पहुँच चुकी है, दाब लगा, इस गैस ने प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाया तो वर्क डन हुआ। ओके, ऑन द पिस्टन। तो जैसे कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। ओके, और जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको dx मान लेते हैं। ओके, सो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स P A और डिस्प्लेसमेंट dx। ओके, तो प्रेशर एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जो ये वैल्यूज होती है वो क्या होती है, वॉल्यूम हो गई। तो P इंटू dV, सॉरी ये ओके। उसके बाद ये है कि अब टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन के लिए W इक्वल टू dW इज इक्वल टू V इनिशियल V फाइनल P dV। ओके, सो V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो ये है वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये है कि अगर इसमें देख लेते हैं V केस फर्स्ट, V final is greater than V initial, then work done by the system. Then W is greater than 0, means positive, and V final is less than V initial. Sorry, a second. V final less than V initial.
then work done on system. Okay, so work done less than 0. ओके, सो यहाँ पे अब 0 है मीन्स नेगेटिव। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि वर्क होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव क्यों है? बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं कि स्केलर होता है मैग्नीट्यूड। ओके, बट मैग्नीट्यूड का मतलब है कि यहाँ पे जो स्केलर वैल्यूज़ होगी, जो ओनली वैल्यूज़ रखते हैं, डायरेक्शन नहीं रखते हैं, उसमें रियल वैल्यूज़ रखते हैं वो, ना कि पॉजिटिव वैल्यूज़। रियल वैल्यूज़ में क्या होता है कि जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, तो ऐसे क्या है कि सारी वैल्यूज़ आती है, इसीलिए वर्क डन नेगेटिव भी रहता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। बहुत सारे सोचते हैं कि मतलब वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव क्यों है, इसकी कोई डायरेक्शन है? तो वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बस उसकी एक वैल्यूज़ है जो नेगेटिव में भी होती है। ओके, उसके बाद है कि जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी है वो किस वजह से चेंज हो रही है, क्यों हो रही है वो इंटरनल एनर्जी। तो अब इंटरनल एनर्जी हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल या वाइब्रेशनल या ट्रांसलेशन, तो वो क्यों हो रही है उसको देखते हैं। तो पहला है चेंज इन द वे ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, तो फर्स्ट है वर्क डन बाय द सिस्टम। मीन्स डेल्टा W पॉजिटिव, तो इसकी वजह से भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। उसके बाद है कि वर्क डन ऑन द, मैं पूरा लिख देता हूँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, डेल्टा W इज इक्वल टू नेगेटिव। ओके, अब तीसरा है कि हीट। अगर जैसे कि सिस्टम है, सिस्टम को अगर हीट देंगे तो हीट देने से उसकी जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है। तो इफ सम एनर्जी इज गिवन मीन्स डेल्टा Q पॉजिटिव। और फोर्थ है इफ हीट एनर्जी टेकन फ्रॉम द सिस्टम, देन डेल्टा Q नेगेटिव। क्योंकि अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उसकी हीट एनर्जी चेंज हो रही है तो उसमें क्या है कि उससे एनर्जी ले रहे हैं सिस्टम से, तो उसकी जो हीट एनर्जी है वो कम हो रही है, तो इसीलिए नेगेटिव। ओके, सो ये 4 वे हैं जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। ओके, अब ये है कि एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं
एक छोटा सा है, तो उसे समझते हैं। ओके, सो जैसे कि मेरे पास एक सिस्टम है, मैंने यहाँ पे बर्नर लगा दिया। यहाँ पे एक पिस्टन है, और यहाँ पर गैस है। और यहाँ से एक मैंने छोटा सा वेट लगा दिया। ओके, तो इस सिस्टम में देखते हैं, यहाँ से इस गैस को हीट देते हैं, तो इस हीट को देने से इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। ओके, सो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होने के बाद ये है कि इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाती है। तो प्रेशर लगा रही है तो मतलब गैस भी वर्क कर रही है, यहाँ से इसको एनर्जी मिल रही है। इसके बाद ये यहाँ पे प्रेशर लगा रही है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी यहाँ से तो इंक्रीज हो रही है, बट ये यहाँ पर वर्क डन कर रही है ऑन द सिस्टम, तो इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो इसकी वजह से पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, अगर ये पिस्टन नीचे आता है जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी इंटरनल एनर्जी जब डाउनवर्ड में आ रहा है तो इस वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। ओके, तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल था, तो ये है। उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? फर्स्ट law of thermodynamics. First law of thermodynamics is if heat is given to the system, then it will increase the internal energy of the system, or it will done work done on any external work done, or both. ओके, या तो ये जो हीट देंगे सिस्टम को, या तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, या कोई वर्क डन होगा, या फिर दोनों ही होगा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी और वर्क डन भी होगा। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक और लॉ से जाना जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी according to first law of thermodynamics, it states that the the energy will not be created or not be destroyed. It can change one form to another form. जैसे कि आपने एक इक्वेशन पढ़ी हो, तो E बराबर mc², आइंस्टाइन इक्वेशन। मास को एनर्जी की फॉर्म में और एनर्जी को मास की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो इससे ही मतलब एनर्जी कांस्टेंट रहती है। जैसे यूनिवर्स की है वो एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ओके, तो ये है। तो फर्स्ट लॉ, अब जो स्टेट है उसके हिसाब से इंटरनल हीट दी किसी सिस्टम को, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है या फिर उसके वर्क डन होता है। तो यहाँ पे ये है। ओके, सो डेल्टा क्यू द चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेल्टा यू
the change in internal energy of the system. After that, delta W, work done. I mean change in the work done. Okay. Work done by the system, work done by the surrounding. इसके बाद है जैसे ये है, अब अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा है डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. ओके, सो इसको पी डी वी, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी, इसको डी क्यू. ओके, तो अब इसके बाद है क्वेश्चंस ले लेते हैं एक छोटा सा, ताकि उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो जैसे कि कोई 2 ग्राम वाटर है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर 2 ग्राम of water at 100 degree Celsius is converted into steam of the same temperature. Okay, then if the value of the steam is 1500 सेंटीमीटर क्यूब, आई मीन कोई स्ट्रीम है, उसका वॉल्यूम है 15 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ग्राम वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म किया है. ओके, सो पूछ रहा है फाइंड आउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द वाटर. तो इंटरनल एनर्जी में चेंज देखना है, मतलब डेल्टा यू निकालना है. तो इसने दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 2.256 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर ग्राम. ओके, ये दिया हुआ है. तो प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, मीन्स 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल. ओके, सो ये प्रेशर दिया हुआ है. तो अब अपन को क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है. तो अपन आते हैं एक इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, डी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी बी. ओके, तो प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम में 15 सेंटीमीटर क्यूब है. अब क्या होता है, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति. तो सीजीएस में होता है जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. ओके, तो ये है कि अब इसको अगर इसका वॉल्यूम, इसका तो वॉल्यूम दिया हुआ है फाइनल, अब इसका वॉल्यूम निकालना है. ओके, सो इसका ये मास है, इसकी वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा तो इज इक्वल टू एम बाई वी. तो वी इज इक्वल टू एम बाई रो, रो इज इक्वल टू 1, देन वॉल्यूम होगा सेम 1 ग्राम, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब. सो ये हो गया ये. तो ये वी इनिशियल है, ये वी फाइनल है. ओके, सो अपन पहले निकाल लेते हैं वर्क डन. तो पी डी वी, P is equal to 1.013 into 10 की पावर 5 and 1
ओके, तो इसका वैल्यूज है जो भी होगा, हाँ। उसके बाद है डी क्यू। अब है कि इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। ओके, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, अब डी क्यू निकालनी है, लेटेंट हीट दी हुई है, तो लेटेंट हीट होती है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, तो क्यू इज इक्वल टू एम एल। एम दिया हुआ है 1 ग्राम, लेटेंट हीट दी हुई है जूल पर ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, जूल आ जाएगा। ओके, तो 2.256 इंटू 10⁻³ माइनस 1.013 इंटू 10⁵ एंड माइनस 1। ओके, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल इंटरनल एनर्जी जो भी होगी वो आ जाएगी। वैसे 46360.25626 ये इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे ये वर्क डन भी निकाल लिया, उसके बाद अपन को दी हुई है और इंटरनल एनर्जी निकाल ली। इसके बाद है एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो आइडियल गैस के लिए पढ़ेंगे। उस एक इम्पोर्टेंट रिलेशन निकालेंगे फर्स्ट लॉ के थ्रू। ओके, सो ये टॉपिक रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। Cp एंड Cp क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, सो ये लास्ट चैप्टर में हीट में पढ़ा होगा आपने 11th में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics is dq is equal to delta u plus delta p dv। ओके, ये है। तो उसके बाद ये है कि सपोज b is equal to constant means volume constant, then p dv is cancelled, so dq is equal to du। ओके, सो अपन इसको मान सकते हैं थोड़ा सा, dq is equal to du। तो Cv is equal to molar specific heat is dq is equal to dt, so du by dt। ओके, ऐसे ही सेम एट कांस्टेंट प्रेशर Cp is equal to dq by dt du plus pdv by dt। then du by dt plus p dv by dt। अब ये तो है Cv Cp। ओके, सो अब आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन पता हो तो Pv इज इक्वल टू nRT। ओके, सो यहाँ से ये P dv by dt is equal to nr। ओके, सो dv by dt is equal to nr by p। ओके,
सो और n इज इक्वल टू अपन 1 मोल ले लेते हैं, तो dV बाई dt इज इक्वल टू R बाई T। ओके, सो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस P इंटू R बाई P, सॉरी R बाई P, एंड P से कैंसिल आउट, तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। ओके, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इसको बोलते हैं मेयर्स लॉ। एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो बहुत काम आता है आइडियल गैस के लिए। तो इसके बाद है नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे एक क्वेश्चन, इसी के बेसिस पे देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे कि अपन को मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी है एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, और अपन को दिया हुआ है P इज इक्वल टू A बाई T। ओके, अब Cp निकालनी है, तो Cp किसके लिए निकालनी है? गैस के लिए निकालेंगे, तो ऑब्वियसली मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस। तो उसके लिए Cv दे रखा है 3/2 R। ये वैल्यूज आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी होगी, तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, सो Cp निकालना है, तो Pv आइडियल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस Pv इज इक्वल टू nRT, V इज इक्वल टू nRT बाई P। ओके, सो P का वैल्यू दे रखा है, तो n इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, तो R T स्क्वायर बाई A। ओके, सो उसके बाद ये है कि Cv होता है dV बाई dt निकालते हैं, तो dV बाई dt क्या होगा? 2RT बाई A। ओके, सो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। ओके, तो इसमें ये है कि भाई P फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जैसे कि होता है कि dq प्लस du प्लस P dV। ओके, तो dq बाई dt प्लस du सॉरी इज इक्वल टू du बाई dt प्लस P dV बाई dt। ओके, सो ये होता है Cp, ये होता है Cv, और यहाँ पे P का वैल्यू अपने पास दिया हुआ है A बाई T, और dV बाई dt का वैल्यू आ गया 2RT बाई A। तो A से A कैंसिल आउट, T से T। ओके, सो और Cv का वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/2R प्लस 2R, तो ये हो गया 7/2R।
Cp. Okay. So this is the molar specific heat at constant pressure. अब इसके बाद है थर्मोडायनामिक्स में प्रोसेस बहुत सारे 5 और 6 प्रोसेस हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उसमें वर्क डन भी पढ़ेंगे, हर प्रोसेस में वर्क डन है तो वर्क डन उसका ग्राफ भी देखेंगे, क्या क्या ग्राफ होते हैं हर प्रोसेस में। तो सम इम्पोर्टेंट प्रोसेस। ओके, सम इम्पोर्टेंट प्रोसेस। तो पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं। तो अब इसमें ये है कि आइडियल गैस के लिए अगर बात करें, PV इज इक्वल टू nRT। ओके, तो T कांस्टेंट है तो क्या हो गया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो work done in this process. dW is equal to P dV, V initial, V final. Okay, so P का वैल्यूज होगा nRT by V। तो nRT dV 1 by V initial, V final। ओके, तो ये हो गया nRT log V final माइनस V initial। ओके, तो अगर इसको बेस 10 में चेंज करूँ तो 2.303 nRT log V final by V initial and 10। तो ये है वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं, जो सेकंड लॉ है उसको आइसोबारिक प्रोसेस। सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गया, आइसोथर्मल प्रोसेस में ग्राफ देख लेते हैं। तो जो ग्राफ होता है वो P एंड V के बीच में। ओके, तो जो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसा कुछ ग्राफ होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो P एंड V के बीच का ग्राफ होता है, वो इस तरीके का होता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, बिकॉज P इज इक्वल टू कांस्टेंट देन P इज प्रोपोर्शनल टू 1 by V। तो ऐसा कुछ ग्राफ होता है। ओके, सो उसके बाद है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस
इसमें पी कांस्टेंट होता है और इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर वर्क डन निकालना है तो सेम वही है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, देन वी इनिशियल टू वी फाइनल टोटल वॉल्यूम। तो पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये वर्क डन होता है इन आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, उसके बाद ग्राफ देख लेते हैं पी एंड वी के बीच का। तो आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, देन ग्राफ ऐसे होगा, इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा बट प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ओके, तो ये ग्राफ है। उसके बाद है थर्ड आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ओके, तो आइडियल गैस की इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, so V is constant, then P by T constant. Okay, so P1 T1 is equal to P2 T2। अगर जैसे कि कोई सिस्टम है A और B, अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम है तो जो और R कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, तो जो P by T का रिलेशन होगा A और B के लिए वो दोनों सेम होंगे। इसका मतलब ये है। ओके, सो वर्क डन निकाल देते हैं इसमें। तो वर्क डन, अब इसमें क्या है कि वर्क डन 0 होता है। यहाँ पे क्या है, पी डी वी अपन ने पढ़ा है पहले, तो डी वी इज इक्वल टू 0, सो वर्क डन इज 0। ओके, तो तीसरा था। उसके बाद है ग्राफ देख लेते हैं पी एंड वी का। पी और वी का ग्राफ होगा, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ता जाएगा बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो ये ग्राफ है। उसके बाद है फोर्थ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें टोटल चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज 0, आई मीन Q इज कांस्टेंट। ओके, इसको पॉइजन लॉ भी बोलते हैं, और आइसोकोरिक प्रोसेस को प्रेशर लॉ बोलते हैं। सॉरी, मैं लिखना भूल गया था, आप ध्यान रखना फिर भी। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइजन लॉ। इसमें जो इक्वेशन होती है पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और भी होती है, जैसे पैरामीटर है पी वी एंड टी। ओके, एन और आर तो कांस्टेंट होते ही हैं।
तो अगर इनको चेंज करना है तो जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV = nRT। ओके, सो अगर जैसे कि ये रिलेशन है तो P और T के निकालना है तो V को रिप्लेस करेंगे तो V = T/P। तो P और यहाँ पे T एंड P गामा = कांस्टेंट, इसको मैं K मान लेता हूँ। देन P 1 - गामा T गामा = कांस्टेंट। ऐसे ही अगर T और V का निकालना है तो T और V का निकालना है तो मैं प्रेशर को हटा दूंगा तो प्रेशर का क्या है T/V। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो T/V V गामा = K, सो T/V गामा -1 = K। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। तो एडियाबेटिक में 3 इक्वेशन होती है। ओके, सो गामा एक रेशो होता है, द रेशो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cp/Cv = गामा। ओके, तो ये वैल्यूज होती है गामा की। तो गामा के लिए अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, जैसे कि लीनियर है, मोनो एटॉमिक हैं, तो उनके लिए जो Cv की वैल्यू होती है, गामा की वैल्यू आपको पता होगा, मैं पूरा ही बता देता हूँ। Cv की वैल्यू होती है 3/2 R, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखी भी थी। और Cp की वैल्यू आपने पता है, मैथ लो, Cp = Cv + R, तो Cp की वैल्यू होती है 5/2 R, क्योंकि 3/2 R + R देन 5/2 R। ओके, तो गामा की वैल्यू हो गई 5/3 देन 1.66। तो ये गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए 1.66 होती है। ऐसा ही डाई एटॉमिक के लिए है 7/5। तो ये होती है मेरे पास है रेशो 1.44। ओके, ये डायटोमिक के लिए। अब ट्राइटोमिक के लिए भी होता है, बट वो है कि आप जब पढ़ोगे आगे तो फिर भी मैं बता देता हूँ। ट्राइटोमिक के लिए जो होता है लीनियर होता है, और एक जैसे कि ये है, ये लीनियर है, तो लीनियर के लिए होता है मतलब गामा 1.28। और जो है कि नॉन लीनियर होता है, जो नॉन लीनियर उसके लिए होता है 3R Cv होता है और Cp 4R होता है। तो गामा = Cp/Cv = 4/3। तो जो रेशो आता है वो 1.33 आता है। ओके, सो सबसे ज़्यादा मोनोएटॉमिक के लिए, उसके बाद है इसके लिए डायटोमिक के लिए, उसके बाद नॉन लीनियर के लिए, फिर उसके बाद लीनियर के लिए। ओके, ये होता है। इसके बाद है कि वर्क डन निकालते हैं। ओके, सो सेम वही फॉर्मूला यूज़ करना है वर्क डन के लिए। dW = P dV। ओके,
तो अपन ने इक्वेशन पढ़ी है, मैं लिख देता हूँ पी वी गामा इज इक्वल टू के। ओके, सो यहाँ पे पी का वैल्यू आ गया के बाई वी गामा। सो के बाई वी गामा डी वी। तो के उसके लिए है कि वी इनिशियल, वी फाइनल, वी माइनस गामा डी वी। तो इसका इंटीग्रल होगा, वो होगा के वी माइनस गामा प्लस 1। बिकॉज यहाँ माइनस है तो क्या होता है, जो एक्स की पावर एन होता है तो एक्स की पावर, इसका इंटीग्रल होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। क्या माइनस है। ओके, सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, सो माइनस गामा प्लस 1 वी इनिशियल वी फाइनल। ओके, सो गामा की वैल्यू जनरली अपन ने देखी है 1 से ज़्यादा ही है, तो ये है कि मैं माइनस को, चलो मैं थोड़ा यहाँ से कर लेता हूँ, 1 माइनस गामा इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस गामा प्लस 1 माइनस वी इनिशियल माइनस गामा प्लस 1। ओके, सो अब ये है कि पी इनिशियल वी गामा इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो 1 माइनस गामा, के को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये है कि के वी फाइनल माइनस गामा प्लस 1 माइनस के वी इनिशियल माइनस गामा प्लस 1। ओके, सो मैं के का वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 माइनस गामा इज इक्वल टू, के का वैल्यू पुट किया तो वी फाइनल, तो यहाँ पे ये कि माइनस गामा, यहाँ पे प्लस गामा। ओके, तो ये हो जाएगा वी फाइनल, और ये प्लस में है तो वी फाइनल। ओके, सेम यहाँ पे के इज इक्वल टू वी वी इनिशियल गामा, तो यहाँ पे माइनस गामा, यहाँ पे प्लस गामा, तो ये 0 हो जाएगा, तो प्लस 1 बचेगा। ओके, तो पी इनिशियल वी इनिशियल। ओके, सो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यहाँ पे गामा माइनस 1 पी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल। ओके, तो ये वर्क डन हो गया इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर इसको चेंज करना है, जैसे कि पी वी बराबर एक वही इक्वेशन आइडियल गैस के लिए पी वी बराबर एन आर टी, तो अगर टेम्परेचर की फॉर्म में लाना है तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं एन आर बाई गामा माइनस 1 एंड टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। ये हो गया वर्क डन इन द एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, उसके बाद है ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ी सी यहाँ पे के की वैल्यूज नहीं रखी, बट आप पुट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी मैथ कैलकुलेशन है। उसके बाद ग्राफ देख लेते हैं पी एंड वी का।
तो क्या होता है पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन पी प्रोपोर्शनल टू वी गामा। अब यहाँ पे पावर है, ओके, तो 1 से ज़्यादा है, तो जो ग्राफ है जैसे कि आइसोथर्मल में क्या होता था P वर्सेस 1/V, ओके, और अपन जानते हैं गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एक जो अपन ने उससे चेक करी, तो जनरली है, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे होगा, डिफरेंट होगा आइसोथर्मल से, लेकिन होगा उसी की तरह। तो ये होता है ऐसे, ओके, थोड़ा सा सही कर देता हूँ ऐसे। तो ये होता है ADABT के लिए। आइसोथर्मल का मैं यही बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। तो वो ग्राफ थोड़ा ऐसे होता है, ओके, ये आइसोथर्मल। तो ऐसे पी एंड वी का ग्राफ होता है, ये ADABT के लिए, ये आइसोथर्मल के लिए, ओके। तो ये उसके बाद है लास्ट प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, ओके। सो इसमें क्या होता है, इंटरनल एनर्जी है डेल्टा U इज इक्वल टू 0, आई मीन internal energy is constant. The change in the internal energy is 0, then internal energy is constant. Okay, so अब इसमें ये होता है कि जैसे एक ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं, पी एंड बी, यहाँ से कोई सिस्टम है, वो यहाँ से उसका मतलब चेंज हुआ वॉल्यूम, तो यहाँ से यहाँ आया, जैसे ए यहाँ से यहाँ तक उसने वर्क डन किया, ओके, यहाँ से यहाँ तक आने में उसने वर्क डन किया। सेम यहाँ से यहाँ जाने में उसने वर्क डन किया, सेम, ओके। सो पाथ फर्स्ट, पाथ सेकेंड, ओके। जो वर्क डन और हीट होता है वो पाथ फंक्शन होता है, और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब है जो इनिशियल स्टेट, जैसे कि ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल, अगर यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से और यहाँ से वापस जाता है, इसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, ओके। तो ये साइक्लिक बन रहा है, एक तरीके से साइकिल बन रहा है, ओके। तो इसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो 0 होती है, ओके। सो इसके लिए मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, पाथ फर्स्ट एंड पाथ सेकेंड। तो क्या होता है कि इसमें जो होता है यहाँ से A B C, ये D यहाँ से, और ये, तो इसमें क्या होता है, वर्क डन इज द एरिया ऑफ पाथ फर्स्ट माइनस एरिया ऑफ पाथ सेकेंड। सॉरी, मैं एक मिनट, A B C E एंड F, ओके। तो A B C E F, A B C E F, A B C E F, ओके। उसके बाद है एरिया ऑफ A D C E F, A C A D C E F A, वापिस यहाँ पे इसमें भी F A, ओके। सो
अब ये टोटल एरिया ए सी डी ई है और ये है ए डी सी। तो जो इस एरिया में से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया जो है वो वर्क डन होता है। तो ये है कि मतलब वर्क डन एरिया डिसाइड करेगा। आई मीन जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें कितना एरिया रहा और कितना साइक्लिक आई मीन एरिया कवर किया उसने साइक्लिक प्रोसेस में, तो वर्क डन होगा। ओके, सो वर्क डन ये है। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। तो इंटरनल एनर्जी इज 0, देन डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। ओके, सो ये सेम आइसोथर्मल में है। जो अगर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से देखें तो वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो वहाँ पे भी क्या है कि इंटरनल एनर्जी थी वो चेंज नहीं हो रही थी। ओके, तो वहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी वो आइडियल गैस के लिए वो टेम्परेचर के ऊपर है, टेम्परेचर के बेसिस पे मेजरमेंट करते हैं। ओके, सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो वहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। ओके, इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। सेम अगर देखें आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में पी कांस्टेंट होता है। ओके, उसके बाद है आइसोकोरिक प्रोसेस, उसमें वर्क डन 0 होता है, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। ओके, सो अगर जितनी हीट सिस्टम को दे रहे हैं उसकी इंटरनल एनर्जी भी उतनी ही चेंज होगी, उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा गैस से। बस जितना उस गैस की इंटरनल एनर्जी है, जितना उस गैस को इतना हीट देंगे उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी ही चेंज होती जाएगी। ओके, तो ये होता है इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आई मीन कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, और इसके बाद है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 था, तो डी यू यहाँ से डी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, देन डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस the system, I mean work done by the gas, it will decrease। then कोई गैस वर्क करती है, सिस्टम कोई वर्क करता है, तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होएगी। वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं तो वर्क डन नेगेटिव नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, देन इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज। सो ये सब एक कंसेप्ट है, तो जो फर्स्ट लॉ के बेस पे चलता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगले प्रोसेस में हम अपन हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। हीट इंजन भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पर ही है, तो वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड लॉ भी है, उसको भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही यहाँ तक ऑफ करता हूँ। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में बताना, और जो भी अगर ये वीडियो अच्छी लगती है और आगे की वीडियो है मैं डालता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।